अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। पीडीएम हुकूमत के इक़्तिदार का सूरज आज से ठीक 21 रोज बाद यानी 12 अगस्त को गुरूब हो जाना है। गो कि हुकूमत ने नए इलेक्शन से कम अज़ कम 3 माह की मुद्दत या मोहलत के लिए 8 अगस्त को ही असम्बली तहलील करने का मनसूबा बना लिया है। निगरान सेटअप से मुतालिक हुकूमती हलकों में मुशावरत शुरू हो गई है। अब से कुछ देर कबल ही यह खबर सामने आई है कि मुस्लिम लीग नून ने निगरान सेटअप पर मुशावरत पर 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसमें अयाज सादिक, साद रफीक, हाजा आसिफ, इसाक डार और एहसन इकबाल शामिल हैं। ये कमेटी पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम से मुज़ाकरात करेगी, लेकिन इस मद में आइनी शर्त के तहत अपोजिशन लीडर की मुशावरत और एतमाद नापैद दिखाई दे रहा। चूँकि ये मुशावरत तो अपोजिशन लीडर और वज़ीरात के दरमियान होनी चाहिए, जिसके बाद कल खुद ही तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर और अपोजिशन लीडर राजा रियाज मंजर आम पर आए और इस मुतालिक वज़ीर आज़म से 1 अगस्त को मुमकिन मुलाकात का इंदिया दे दिया। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात 1 के करीब मुतवक्के है और उसमें मैं अपने नाम दूंगा और फिर 1-2 मीटिंग्स में ये फैसला होगा कि हम किसी नाम पे मुतफिक होते हैं या नहीं। मेरी इतला के मुताबिक 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील की जा रही हैं। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए वो सियासी बयानिया भी बड़ा दर्द सर बना हुआ है, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन में जाना होगा। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात का अंबार है। बहुत से मुकदमात ओपन एंड शट केस के जुमरे में आते हैं। बहुत सौ की बुनियाद पर चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी भी डल सकती है, लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत इस गिरफ्तारी को डालने में बज़ाहिर मुसलसल कतरा रही है। हुकूमत हिचकिचाहट भी अपनी जगह जायज़ दिखती है, क्योंकि बिलखुसूस जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीटीआई चेयरमैन को दिए जाने वाले रिलीफ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हालिया 2-1 रोज़ में भी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक नया महाज भी खड़ा हुआ है, जब उनकी जानिब से अमरीकी साजिश से मुतालिक बनाया गया बयानिया मजीद बेनकाब ही हुआ। साबिक वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के 164 के बयान ने जो पिंडोरा बॉक्स खोला है, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई के लिए एक नई कानूनी जंग छिड़ गई है, बिलखुसूस जब उन्हें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी कानूनी शिकंजे में जकड़ा जा सकता है। अमरीकी साजिश से मुतालिक आज़म खान के इंकशाफात को अभी चंद रोज़ भी ना हुए थे कि एक बार फिर आज़म खान मंजर आम पर आए हैं और अब वो पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड केस में भी नैब के रूबरू पेश हो गए हैं। आज़म खान इस केस की तहकीकात के सिलसिले में तनहा नैब में पेश हुए, जहां उन्होंने नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने बयान रिकॉर्ड कराया और टीम के सवालों के जवाब दिए। नैब ज़राए के मुताबिक आज़म खान ने तस्दीक की कि जो रकम पाकिस्तान के अकाउंट में आई, इन सारे मामलात में वो ऐनी शाहिद हैं। उन्होंने बहुत सी चीज़ों को देखा है। चेयरमैन पीटीआई भी इस हवाले से हिदायत देते रहे। ज़राए के मुताबिक आज़म खान ने मजीद बताया, इस हवाले से काबीना इजलास के लिए जो समरी तैयार हुई, जिसकी मंजूरी काबीना ने दी, उसकी तैयारी में शहजाद अकबर का बुनियादी किरदार था। इस मामले के अलावा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस और 9 मई सानहा का केस भी दिन ब दिन तगड़ा होता जा रहा है। आज ही 9 मई सानहे से मुतल्लिक बैठने वाली जीआईटी ने भी अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसके मुताबिक हिना हाउस हमले में चेयरमैन पीटीआई समेत नामजद मुल्ज़िमान को कसूरवार करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई का जीआईटी के सामने दिया गया बयान शवाहिद से मुतजाद साबित हुआ। जीआईटी के सामने पेश होने वाले दीगर रहनुमाओं के बयानात भी हक़ाइक़ के बरक्स साबित हुए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हुकूमत के लिए इस मामले में फूंक फूंक कर करने की पॉलिसी हैरान कुन है और साथ ही ये अंदेशा भी पैदा करती है कि हुकूमत के पास ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन में जाने के हवाले से फ़िलहाल ना ही कोई बयानिया है और शायद ना ही कोई कारकर्दगी है जिसे वो जाके आवाम के सामने पेश कर सके हैं। अगर ऐसा है तो इस पर हुकूमत किस तरह से इलेक्शन में जाएगी और चेयरमैन पीटीआई के हवाले से क्या जो आखिरी दिन रह गए हैं 21 दिन में जो गिरफ्तारी की एक कोशिश थी वो कामयाब हो पाएगी। हमें ज्वाइन किया है इस पर गुफ्तगू के लिए वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो बताइएगा कि अब तो केसेस काफ़ी तेज़ होते दिखाई दे रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ। जिस तरह से आज आज़म खान साहब ने गवाही दी है 190 मिलियन पाउंड और अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर भी वो नैब के सामने पेश हो गए, तनहा जाके सामने पेश हुए। क्या जो एक कोशिश थी हुकूमत की चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करना, कानून के शिकंजे में लाने वाली, क्या वो पूरी हो जाएगी अगले 21 दिन के अंदर या मुश्किल है? नहीं समर बास, देखें बदकिस्मती है कि पिछले 3.5-4 सालों में जो हुकूमत का काम था कि किसी को गिरफ्तार करना या किसी को रिहा करना, ये हुकूमतों का काम नहीं होता। रियासती अदारे इंडिपेंडेंट होते हैं। रियासती अदारों का काम है कि किसी गुनाहगार को गिरफ्त में लाना, अगर बेगुनाह है तो उसको छोड़ना। मगर हुकूमत अगर ये काम करना शुरू कर दे तो अदारे किस काम के हैं? और फिर वही बात होगी कि 3.5 सालों में जिस तरह हम कहते हैं कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया गया और सारे इख्तियारात रियासती
एक शख्स के पास थे, किसी को इंसाफ की कोई तवक्को नहीं थी। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि वो मैं हूँ या आप हूँ या कोई और हो, हर एक के लिए आज़ाद अदलिया भी होनी चाहिए, आज़ाद इन्वेस्टिगेशन अदारे भी होने चाहिए, मगर ये नहीं होना चाहिए जो साल सवा साल में अदलिया की तरफ से एक शख्स को रिलीफ मिल रहा है और एक शख्स 3.5 साल बाकी इदारों को इस्तेमाल करके इंतकाम का निशाना अपने मुखालफिन को बनाता रहा और आज एक अदारा उसको रेस्क्यू कर रहा हो या उसको सहूलतकारी का रोल अदा कर रहा हो या उसमें बैठे कुछ लोग ऐसा रोल अदा कर रहे हो, तो ये मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और जहाँ मियां साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि रियासत का काम नहीं है, हुकूमत का काम नहीं है किसी को गिरफ्तार करना, तो ये ख्याल क्या आपको 9 मई के बाद है? चूंकि 9 मई को तो आपने अटेम्प्ट की थी गिरफ्तार करने की, जो कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह आप खुद मेंशन भी कर रहे हैं वहाँ से फिर उन्हें रिलीफ मिल गया था, उसके बाद फिर आपने भी दोबारा हिम्मत नहीं की, उसके बाद फिर आप ये पॉलिसी है कि भाई अब ऐसा रियासत ने कोई ऐसा काम नहीं करना, इदारे करें? नहीं समर, ये 9-10 मई को तो जो हम कहते थे कि एक साजिशी टोला पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया और ये बैरूनी कुव्वतों के आलाकार हैं, वो 9-10 मई को हमारी बात सच साबित हुई। कोई सियासी बंदा, कोई वर्कर हो, लीडरशिप हो, किसी रियासत की हो सियासी जमात, वो तसव्वुर नहीं कर सकती इस तरह का हमला जो पाकिस्तान के अंदर हुआ। क्या मुझे ये बताएं समर बास कि मेरी लीडरशिप को ताहयात नाअहल किया गया, मेरी लीडरशिप को हाईजैकर बनाकर सजा दी गई, मेरी लीडरशिप को जहर दिया गया, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का कत्ल किया गया, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को फांसी दी गई। कभी किसी ने पाकिस्तानी तनसीबात या एटमी तनसीबात या दफाई तनसीबात पर कभी किसी ने तसव्वुर किया कि वो पत्थर फेंकने का भी? क्योंकि ये हम बात करते हैं, अदारों में बैठे लोग जो हैं, अगर वो तो आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि एक बहुत ही घिनौना इकदाम था 9 मई को जो कुछ हुआ। मैं तो 9 मई के जो मेंशन था मेरा, वो इन वाक़यात से पहले जो गिरफ्तारी थी चेयरमैन पीटीआई की, मैं उस तरफ मेंशन कर रहा था कि आप कह रहे थे कि हुकूमतों का काम नहीं है, लेकिन आपकी हुकूमत ने भी गिरफ्तार किया था। मेरी सुन बात, अगर आप जो बात 9 मई से पहले की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, तो समर वो भी ये हुकूमत वक्त ने गिरफ्तार नहीं किया था, अदारों का ये फैसला था और अदारों में बैठे जो लोग हैं उनका फैसला था। और आगे से जो रेक्ट होता रहा साल सवा साल, जिस तरह पेट्रोल बम फेंके जाते रहे, जलील बरदार इस्तेमाल हुए या नो गो एरिया बनाया हुआ था ज़मान पार्क को। आपकी लीडरशिप की गिरफ्तारी पे चेयरमैन पीटीआई भी यही कहा करते थे कि ये इदारे गिरफ्तार कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अच्छा चलें, मेरी बात सुन लें फिर। अगर अदारे गिरफ्तार कर रहे थे तो उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के लोग किया करते थे कि फलां बंदा सुबह गिरफ्तार हो जाएगा और फलां बंदे को सजा हो जाएगी, फलां बंदा जो है फलां दिन गिरफ्तार होगा। और इमरान खान खुद ये कहा करते थे कि देखा मैंने फलां को गिरफ्तार करवा दिया। ये समर इस तरह मुनासिब नहीं होता कि आप मुझे आगे का चले बता दे, चले वो तो गलत था, मुझे अब आगे का बता दे मियां साहब के आगे के वाले से क्या लाया अमल है चेयरमैन पीटीआई के वाले से, पीटीआई के वाले से? नहीं देखें, जहां तक पीटीआई के हवाले से तल्लक है, ये तो इंडिपेंडेंट अदारे हैं, उन्होंने फैसला करना है। अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह की दहशतगर्दी होगी, वो पाकिस्तान की सरहदों से बाहर से कोई करे या पाकिस्तान के अंदर से कोई करे, दोनों जो फेल हैं एक जैसे हैं और दोनों का जुर्म एक जैसा है, दोनों को सजा एक जैसी होनी चाहिए। और तीसरी, मैं जो बार बार आप पहले आपने बात की, उसके बाद आपका सवाल यही मेरा ख्याल आप दोबारा से दोहराएंगे कि आप क्या बयानिया, भाई हमारा ना तो बयानिया खत्म हुआ है, आप पूछते हैं कारकर्दगी आपकी, हमारी कारकर्दगी भी और बयानिया भी वही है कि 2017 में अगर तरक्की कर रहा था पाकिस्तान, फल फूल रहा था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के खिलाफ कौन कौन से किरदार थे जिन्होंने पाकिस्तान को डुबोया और पाकिस्तान इस हालत को पहुंचा। और जहां तक वोट को इज्जत दो का बयानिया का तल्लक है, तो भाई हमारी कोई मसल्ला जद्दोजहद नहीं थी किसी इदारे के खिलाफ या रियासत के खिलाफ। हम कहते थे कि आज़ादाना
वोट की इजाजत होनी चाहिए, और जिसको लोग मुंतखब जमात को करें उसको उसका पीरियड पूरा करना देना चाहिए। उसके सामने बरूदी सोंगे नहीं बिछानी चाहिए कि आप एक सिविलियन हुकूमत को डिक्टेट करें कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। तो जिस तरह आप 4 साल एक लाइव हुकूमत के साथ एक पेज में रहे, मुंतखब हुकूमत के साथ भी आप एक पेज पे रहेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा, मुझे अगर एक अदारा कह रहा है, एक सेकंड, अगर आज एक अदारा कह रहा है कि हम ए पॉलिटिकल हैं, आज एक अदारा खुद एहतसाबी कर रहा है, तो मेरे भाई हमारी जद्दोजहद भी तो यही थी। हमारे उस तहरीक के, उस जद्दोजहद के सम्राट हमें मिलना शुरू हो गए, तो हम अपने पाकिस्तान की, अपनी रियासत की अदारों के खिलाफ तो जद्दोजहद तो नहीं करेंगे ना। फिर जब वो ए पॉलिटिकल हो जाए या आइन कानून के मुताबिक चलना शुरू हो जाए, तो हम कोई खुदा ना खास्ता पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें थोड़ी थी। सही है। बहरहाल उस वक्त आपकी जो नारे बड़े बड़े लगते थे वो तो कुछ और ही कहा करते थे। मुझे सर अब ये बता दें कि पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है। सलीम मानवी वाला साहब कल एक शो में मैंने सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि नून लीग तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर रखना चाह रही है। क्या वाकईतन ऐसा ही है? समर अब्बास, बात सीधी सी है। कभी हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी सियासी जमात को सियासी रिंग से बाहर रखा जाए। हालांकि समर अब्बास, आपने कभी ये जिक्र नहीं किया कि 3 इलेक्शनों में हमारी क़यादत को, नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रखा गया। इसके बावजूद हम इलेक्शन में गए। आपको याद होना चाहिए 2002, 2008, 2018, मगर इसके बावजूद हम इलेक्शन में गए। क्या उस वक्त किसी को याद ना आया कि माइनस नवाज शरीफ क्यों मुस्लिम लीग को इलेक्शन में धकेला जा रहा है? उस वक्त तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। आज भी हम ये कहते हैं कि किसी सियासी जमात की लीडरशिप को माइनस नहीं किया जाना चाहिए, मगर 9-10 मई का जो वाकया है वो इंटायरली डिफरेंट है। उसको आप सियासी जमातों से या सियासी जमातों की जद्दोजहद से खुदा के लिए मत जोड़ें। अगर ये रवायत पड़ गई कि जिस तरह 2014 से वो सिलसिला उसने शुरू किया हुआ है कि ताकत के बलबूते पे या जत्थों के बलबूते पे अपनी मर्जी का रिजल्ट लेना, अपनी मर्जी के फैसले लेना, और जो अदलिया का हाल उसने कर दिया है पिछले 4 सालों में, उसके बाद मुझे बताएं कि कौन सा शख्स है जिसका इस अदारे पे एतमाद रह गया है। हर बंदा देख रहा है कि सितंबर जाने के बाद ये फैसला आएगा, सितंबर से पहले ये फैसला आएगा। ये किसी अदलिया या अदारे के मतलब किसी की राय बननी चाहिए जो इसने पैदा कर दी है। बहरहाल फिर वो तो ज़्यादा बात तो मियाँ साहब के बारे में हो रही है कि मियाँ साहब जो हैं वो 16 सितंबर के बाद पाकिस्तान आएंगे, 16 सितंबर के बाद अपनी अपील दायर करेंगे। ये बात तो आपकी पार्टी के बारे में भी हो रही है, आपकी पार्टी हेड के बारे में हो रही है बहुत ज़्यादा। एक सेकंड समरबास, माजरत से मैं आपको बार बार टोक रहा हूँ, मगर समरबास बात यह है कि अगर हमारे बारे में बात कही जा रही है तो 9-10 मई का जो वाकया हुआ, जो हादसा पेश आया, उसके मुजरमान जो हैं, मुल्जमान जो हैं, अगर उनको बरी किया जा रहा है, रियासत के मुल्जमों को फौरी बरी कर दिया जाता है या जमानतें ले ली जाती हैं, तो फिर मैं तो क्या तो रख सकता हूं कि मुझे इंसाफ मिलेगा? अगर रियासत को इंसाफ नहीं मिल रहा तो मुझे तो 2017 से इंसाफ नहीं मिल रहा, फिर मैं क्या गलत कह रहा हूं? फिर मैं क्या ये बात नहीं कहूंगा कि मुझे सितंबर से पहले इंसाफ नहीं मिल सकता क्योंकि रियासत को नहीं मिल रहा? तो फिर ये तय है कि मियाँ साहब 16 सितंबर के बाद ही आएंगे पाकिस्तान आके, जो भी कानूनी रिलीफ लेने का 16 सितंबर के बाद ही लेंगे? मेरी जमात के लोग, और मैं दीगर जमातों की भी बात करूंगा, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि पेट्रोल बम फेंके और अपने लिए किसी से राय ले। ये तो बात आपने कल ये बात तो मियाँ साहब हो गई, ये बात तो हो गई। ये वाकईतन बड़ा एक घिनौना अमल था। मुझे अब सिर्फ ये बता दें क्लैरिटी, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा बात की पिछले अरसे में कि मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, जल्द आ रहे हैं, तारीखें भी आप देते रहे। अब सर बताएं कि अब क्या फैसला है? क्या वो 16 सितंबर के बाद पाकिस्तान आएंगे और जो भी कानूनी रिलीफ होगा वो 16 सितंबर के बाद आके लेंगे? देखिए, बात यह है कि मैं आज भी मैं बार बार क्योंकि उस बात को दोहरा रहा हूँ, इसलिए कि समरबाज साहब ने बात ही ऐसी कर दी कि पेट्रोल बम जो फेंके गए जमान पार्क से, ये आप देखें कि पीटीआई का सदर उन्होंने बनाया
परवेज लाई को। परवेज लाई को एक डिपार्टमेंट, एक अदारा के लोग गिरफ्तार करने गए, उसने भी पेट्रोल बम फेंका उन पे गिरफ्तार करने के लिए आने वालों पे। ये है असरात, ये है एक सोच, अप्रोच बन गई पीटीआई के लोगों की कि जो बंदा 4 दिन पहले उसमें शामिल होता है वो भी अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पेट्रोल बम का इस्तेमाल करता है। हम ऐसा करने वाले लोग नहीं हैं। हमने अदलिया के लिए, हमने दीगर अदारों की मजबूती के लिए, आज़ादी के लिए लंबी जद्दोजहद की हुई है। इसलिए हम समझते हैं कि 16 सितंबर से पहले 2017 के किरदारों को ना कटहरे में लाया जाएगा और ना जिनके साथ जुल्म ज्यादती 2017 में की गई उनको इंसाफ मिल सकता है। ठीक, तो मुझे ये बता दें मियां साहब, आप केयर टेकर सेटअप के हवाले से 5 रुकनी कमेटी भी नून लीग की बन गई है, क्या बातचीत चल रही है? मुमकिन तौर पे कहा जा रहा है कुछ सीनियर सियासतदान होगा निगरान वज़ीर आज़म, इस वाले से आपकी पार्टी ने कोई नाम फाइनलाइज किए अपने तौर पर? देखें समर बास, इसका तो मुझे इल्म नहीं है, ये मेरी डोमेन नहीं है, मगर मैं ये ज़रूर आपको कह रहा हूँ कि सियासतदान निगरान सेटअप में होने चाहिए, क्योंकि उनको इंतज़ामी अमूर का इल्म होता है और उनका काम है इलेक्शन करवाना। कोई टेक्नोक्रेट कोई या कोई और आवाज़ें जिस तरह राइट लेफ्ट से सुनते हैं, ये मुनासिब नहीं होता। ये काम है ही पॉलिटिशियन का, और पॉलिटिशियन आए, इलेक्शन करवाए और वापस जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां साहब, अपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अपना कीमती वक्त के गुफ्तगू सुन रहे थे मियां जावेद लतीफ़ साहब की, जिनका कहना है कि केयर टेकर सेटअप के अंदर सियासतदानों का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं सानिया 9 मई की। सानिया 9 मई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजी ट्रायल की बहस मुसलसल तूल पकड़ती जा रही है और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि इस मामले में 2 रियासती इदारे आमने सामने आ खड़े हैं और बज़ाहिर हुकूमत एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। आज ही इस मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम समाअत हुई, जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वाज़ेह कर दिया है कि उनकी अदालत को बताए बगैर फौजी अदालतों में मुलजमान का ट्रायल शुरू नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदारों को तलब किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत इसलिए भी इंतहाई अहम समझी जा रही है कि चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में मुल्क में मार्शल लॉ के खदशात पर भी बात की और 2 टक अल्फाज में बावर कराया कि ऐसी सूरत हाल में भी उनका इदारा मुज़ाहमत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल अदालत उज़्मा के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान रिजवान से इस्तफसार किया कि किसका ट्रायल फौजी अदालतों में होगा, किसका नहीं, इसका इंतखाब कैसे किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम बहुत मोहतात हैं, 102 अफराद के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए बहुत एहतियात बरती गई है। अदालत में दिखाई वीडियो से जाहिर है कि 9 मई की हंगामा आराई में बहुत से अफराद शामिल थे। बड़ी तादाद होने के बावजूद एहतियात के साथ 102 अफराद को कोर्ट मार्शल के लिए मुंतखब किया गया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि आर्मी एक्ट 2015 में ज़्यादा जोर दहशतगर्द ग्रुप्स पर दिया गया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक्ट में अफराद का तज़किरा भी मौजूद है। 21वीं आईनी तरमीम से कबल भी आर्मी एक्ट के सिविलियन पर इतलाक का जिक्र मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से दरियाफ्त किया कि आइन में शहरियों को बुनियादी हकूक़ हासिल हैं और आर्मी एक्ट में मखसूस पाबंदियों के जरिए शहरियों के बुनियादी हकूक़ कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं। जैसे याहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया, क्या आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक़ के दायरे से खारिज है? इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हकूक़ का इतलाक नहीं होता। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि आपके दलाइल से तो मालूम होता है कि बुनियादी हकूक़ ख़त्म हो गए, क्या पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में तरमीम कर सकती है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में तरमीम कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मजीद कहा कि यह कभी नहीं हो सकता कि बुनियादी इंसानी हकूक़ कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। कानून बुनियादी हकूक़ के तनाजुर में होना चाहिए। आपकी दलील यह है कि रियासत की मर्जी बेबुनियाद हकूक़ दे या ना दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बुनियादी हकूक़ को सिर्फ कानून साजी से ख़त्म किया जा सकता है। हम इस बारे में सोचें। पाकिस्तान के निज़ाम अदल में अदलिया की आज़ादी को मरकज़ी हैसियत हासिल है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि साल 2015 में 21वीं तरमीम के जरिए आईन पाकिस्तान को एक तरफ रख दिया गया, मगर अब ऐसा नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी एक्ट रूल्स के तहत एक इंक्वायरी शुरू की जाती है, अगले मरहले में मुलजिम की कस्टडी ली जाती है, जिसके बाद शवाहिद की समरी तैयार करके चार्ज किया जाता है। इल्ज़ामात बताकर शहादतें रिकॉर्ड की जाती हैं, लेकिन अगर कमांडिंग अफसर शवाहिद से मुतमईन ना हो तो चार्ज खत्म कर दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल ने मजीद बताया कि मुलजिम को भी चॉइस दी जाती है कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के दौरान मुलजिम किसी लीगल एडवाइजर से मुशावरत कर सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुलजमान को अपने दिफा के लिए फौजी अदालतों में बहुत कम वक्त दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में भी फैसला कसरत राय से होता है और सजाए मौत की सूरत में फैसला 2/3 अक्सरियत से होना लाजमी है।
अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई कि 9 मई के वाकयात पर मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के फैसलों में तफसीली वजूहात का जिक्र होगा। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि पाक फौज 9 मई के वाकयात पर अभी सिर्फ तहकीकात कर रही है, ताहाल फौजी अदालतों में किसी मुल्जिम का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ अपील के लिए सेक्शन 133 मौजूद है। 3 माह से ज्यादा की सजा पर 42 रोज के अंदर कोर्ट ऑफ अपील में अपील की जा सकती है। उन्होंने अदालत को आगाह किया कि हुकूमत ने फौजी अदालतों में मुल्जमान का ओपन ट्रायल करने का फैसला किया है। मुल्जमान के वकील और अहल खाना मुकम्मल ट्रायल देख सकते हैं। ताहम हुकूमत ने इस बात गौर करने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली है। मुल्जमान को अपील का हक मिलेगा या नहीं, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले पर बहुत मोहतात होकर गौर की जरूरत है। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कुलभूषण जाधव केस का भी हवाला दिया और कहा कि ऐसे चलना होगा कि मुल्की पोजीशन मुतासर ना हो। कुछ चीज़ों का मैं जिक्र नहीं कर रहा, बहुत कुछ जहन में रखना होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि किसी रिटायर्ड जज को 102 अफराद से मुलाकात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर सकते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस हवाले से मैं आपको चैम्बर में बताऊंगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हम चाहते हैं ज़ेर हिरासत अफराद की बुनियादी हकूक मिलने चाहिए, उन्हें अपने अहल खाने से मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। समाज के दौरान वकील लतीफ़ खोसा बोले, इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो ज़ियाउल हक के दौर में होता रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा दौर का मवाजना आप ज़ियाउल हक के दौर से नहीं कर सकते। ये ज़ियाउल हक का दौर नहीं है, ना ही मुल्क में मार्शल लॉ लगा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल पैदा भी हुई तो हम मुदाखलत करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मिलिट्री एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन ही केस का फैसला करेगी और अपील सुनेंगे, लेकिन इस केस में जो भी होगा वो कानून साजी के जरिए ही मुमकिन होगा। गिरफ्तार अफराद को जहनी या जिस्मानी मुश्किलात का शिकार नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मुतनबे किया कि सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर मुल्जमान का ट्रायल शुरू नहीं होगा। हुकूमत चली भी गई तो हुक्म की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका जिम्मेदारान को तलब करके जवाब लेंगे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि मुल्जमान को अपील का हक देने के लिए ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऑर्डिनेंस ना लाया तो देखेंगे। बाद केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। और आज सुप्रीम कोर्ट से आम खबर यह भी आई है कि जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, यानी अगले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो क्यूरेटिव अपील थी, उस पर चीफ जस्टिस ने उनके हक में फैसला दे दिया है। और अब जो आखिरी रुकावट थी जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने में, वो भी ख़त्म हो गई है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से बात करेंगे कराची के हवाले से, कराची की सियासत के हवाले से, और जो मरदमशुमारी को लेकर इंतखाबात के मुलतवी होने का खदशा पैदा हो गया, चूँकि MKM ने और BNP ने एतराज़ उठा दिया है कि वो कह रहे हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात अगर ऐसा होता तो इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। बात करेंगे ब्रेक के बाद मुस्तफा कमाल साहब से, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। क्या मुल्क में अगले इलेक्शन पुरानी ही मरदमशुमारी से होने वाली हल्का बंदियों के तहत होंगे? नए इलेक्शन के लिए जाने वाली मरदमशुमारी में खर्च होने वाली 34 अरब रुपये ज़ाया हो चले जाएंगे? क्या वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी धरी की धरी रह गई है? और क्या पुरानी मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर होने वाले इलेक्शन सब के लिए काबिल कबूल होंगे? ये वो सवालात हैं जिन्होंने इस वक्त इलेक्शन के लिए बनते माहौल को बिगाड़ने का अंदेशा पैदा कर दिया है, क्योंकि हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों ने भी पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन से पहले ही एतराज़ उठाना शुरू कर दिए हैं। इन आवाज़ों में सबसे तवाना आवाज़ MQM पाकिस्तान की है, जो काफ़ी अरसे से अपना यही मुकदमा लड़ रही है और गुज़िश्ता बरस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ आने वाली तहरीक अदम एतमाद की हिमायत के लिए भी रखी जाने वाली शराइत में से एक शर्त यह भी रखी गई थी कि कराची में नई हल्का बंदियाँ की जाएंगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि माजी में कई बार की तरह इस बार भी MQM के हाथ कुछ नहीं आएगा और MQM हाथ मलती रह जाएगी। इसका सबसे बड़ा सबूत कल सामने आया जब इलेक्शन कमीशन ने भी पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल ने मीडिया ब्रीफिंग में वाजे किया है कि 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असम्बली तहरील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। अगर इससे कबल असम्बली तहरील होती है तो 3 माह में इलेक्शन करवा लेंगे। जफर इकबाल के बकौल पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होगा। इलेक्शन के लिए वाटर मार्क पेपर ले लिया है, DRO और RO के लिए अदलिया से रुजू किया है। इलेक्शन कमीशन से आने वाला ये 2 टोक बयान इसलिए भी इंतहाई अहम है क्योंकि चंद रोज़ कबल ही MQM के एक वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की थी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने उनको ये यकीन दहानी करवाई थी कि इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर करवाने का ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। जिसके बाद MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने यह इशारा भी दिया था कि वज़ीर-ए-आज़म की इस यकीन दहानी के बाद अगर इलेक्शन खीर भी होती है तो हो जानी चाहिए। वजीर आजम ने कहा है कि कोई फैसला नहीं हुआ 2017 की। मैं तो इसी बात पर अड़ा हुआ हूँ कि 2023 की मरदमशुमारी पर इंतखाबात होने चाहिए कि इसमें उन्हें 4 माह चाहिए, तो 3 माह निगरान हुकूमत के ले लें, 15 दिन 1 महीना और ले लें। जहाँ 3 माह लगेंगे वहाँ 4 माह लग जाएंगे।
अहम बात यह है कि जहां एमक्यूएम पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने पर इतराज़ कर रही है, वहां एमक्यूएम को हालिया होने वाली मरदमशुमारी से मुताल्लिक भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एमक्यूएम ये एतराज़ करती है कि नई मरदमशुमारी में भी कराची के 10 लाख घरों को कम गिना गया है। एमक्यूएम तो इस मामले पर पहले ही मोतरज़ थी। वहाँ पीडीएम हुकूमत की एक और इत्तेहादी बीएनपी मेंगल ने भी पुरानी हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन कराने पर इतराज़ कर दिया है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो नई मरदमशुमारी हुए उसी के मुताबिक इलेक्शन करवाया जाए, उसी के मुताबिक नोटिफिकेशन करवाया जाए। एक के बाद एक हुकूमती इत्तेहादी की जानिब से पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने पर इतराज़ ने यह खदशा भी पैदा कर दिया है कि मुल्क में इलेक्शन में ताख़ीर भी हो सकती है। तो शायद एक और गैर आइनी काम ज़रूर होगा, लेकिन ये काम भी खारिज-ए-इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने। मुस्तफ़ा कमाल साहब, एमक्यूएम चाह रही है कि नई मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियों पर इंतखाबात हों। आपकी जो कंपेटिटर है पीटीआई, इस वक्त वो टूट फूट का शिकार है, बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। तो आपको तो सूट करता है कराची के अंदर के जितना जल्दी हो सके इंतखाबात हो जाए। ये 120 दिन या 90 दिन के बजाय आपको तो 60 दिन में इंतखाबात पर जोर देना चाहिए। देखिए, हमने इस जाविये से और इस तरह की गेम्स करके ना हमने इलेक्शन ना पहले जीतने का कभी को प्लान किया है और ना आज इस बिना पर ये वाली बात कर रहे हैं। कराची की आबादी 2017 में आधी आबादी को ख़त्म कर दिया गया। हमारे मुतालबे पे 5 साल पहले सेंसस हुए हैं और इस सेंसस में भी आपको पता है कि यहाँ पर डीसीज को और एन्यूमरेटर्स को लगाकर 7 अप्रैल को ये खबर दे दी गई कि 98% सेंसस कंप्लीट हो गया और कराची की आबादी 1,35,00,000 है। हम चूंकि उसका पीछा कर रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे, सबूत और शवाहिद जमा कर रहे थे। हमने सारे जब फेडरल गवर्नमेंट के आगे वो सबूत और शवाहिद रखे हैं, फिर डेट बढ़ाई गई है। डेट बढ़ाने के बाद जब सेंसस की डेट खत्म हुई है तो 56 लाख लोगों का इजाफा हुआ है। डेट खत्म होने के बाद 56 लाख के ऊपर एक नया शहर बनता है और उसके बाद भी ये भी कंप्लीट आबादी नहीं, 1,91,00,000 हो गए। इसके बाद ऑडिट का टाइम था, वो ऑडिट आज या कल में ये ऑडिट खत्म हो जाएगा। जब इतनी मेहनत हो गई है, इतने लोग ऐड हुए हैं और भी अभी ऐड होने हैं ऑडिट में, पता चलेगा अभी सारा। तो उनको छोड़कर अगर 2017 पे जाकर आप करेंगे तो फिर तो ये फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं हुए ना। आप अगर लोगों को हक के राय दही नहीं देंगे, आप तो लोगों को जो मौजूद हैं उनको हक नहीं देंगे। और अगर मतलब को नोटिफाई कर दिया जाता है और उस पर हल्का बंदियाँ भी होती हैं तो ये तो दिसंबर तक का काम है, दिसंबर में जाके कंप्लीट होंगी हल्का बंदियाँ। इस हवाले से तो फिर दिसंबर में इंतखाबात हो नहीं सकते, फरवरी तक इंतखाबात नहीं हो पाएंगे चूँकि शुमाली इलाकाजात में हमारी बर्फबारी होती है। तो ये मामला तो फिर मार्च अप्रैल में चला जाएगा। क्या इतना फिर तवील के टेकर सेटअप भी मुल्क को सूट करेगा? देखिए, मैं नवंबर में अगर इंतखाबात होने हैं तो अगर फ़र्ज़ करें कि आज से कोशिश की जाए तो हम नवंबर की डेट पर इंतखाबात करा सकते हैं। और अगर 10, 12, 15 दिनों का कोई फ़र्क पड़ रहा है तो ये फ़र्क कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। अगर कोई फ़र्क पड़ता भी है 10, 12, 15 दिनों का तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। और हम समझते हैं कि अगर तेज़ी से काम किया जाए और एफर्ट्स डाली जाएँ, चूँकि एक बहुत बड़ा इशू है भाई, हम नहीं कह रहे इंतखाबात डिले होने चाहिए, एक दिन भी डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि फिर इलेक्शन भी जो है वो साफ़ और शफाफ होने चाहिए। और नई हल्का बंदियों के बजाय और नए लोगों को लोगों को पूरा गिनने के बजाय के बगैर अगर आप इंतखाबात करवाएंगे तो फिर ऐसे इंतखाबात को साफ और शफाफ इख्तियार नहीं करेंगे। सर, आप ही के सूबे में जो सिंध है, सिंध के जो वज़ीर आला हैं वो तो कह रहे हैं कि नवंबर भी नहीं, वो कह रहे हैं 8 अक्टूबर को ही इंतखाबात करवा देने चाहिए। तो पोजीशन डिफरेंट है आपकी वहाँ पे। देखिए, अगर आप हल्का बंदियाँ ठीक कर लेते हैं तो करवा दें, हम तो कल करवा दें। आप इंतखाबात, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस तरह की इतलात आ रही हैं कि अगर अगस्त में टाइम पूरा होने से 2 या 3 दिन पहले असेंबलियाँ या कुछ दिनों पहले असेंबलियाँ तोड़ दी जाएंगी तो फिर आइनी तौर पर फिर 3 महीने का की केयर टेकर गवर्नमेंट को 3 महीने का टाइम मिलता है। और अगर आप उस डेट को खत्म करते हैं असेंबलियाँ तो फिर 2 महीने का टाइम मिलता है। तो इतलात यही आ रही हैं कि भाई उस डेट से पहले असेंबलियाँ ख़त्म तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो केयर टेकर गवर्नमेंट को 3 महीने का टाइम मिलेगा। सर, मुझे ये वज़ीर आज़म के वफ़द से, वज़ीर आज़म साहब के वफ़द की क्या बात हुई थी? क्या वो CCI का इजलास बुलाकर मरदमशुमारी को नोटिफाई कर रहे हैं 2023 वाली को? क्या यकीन दहानी आपको करवाई गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से? देखिए, वज़ीर आज़म से हमारी कैटेगोरिक ये बात हुई है कि उन्होंने कहा कि कहीं भी ये फैसला नहीं हुआ है कि पिछली मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराए जाएंगे। और ये बात उन्होंने एहसन इकबाल साहब के सामने कही और एहसन इकबाल साहब वहाँ बैठे थे, उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो मेरा बयान है वो डिफरेंट तनाजुर में, और मैंने उसके अगले दिन जो है उसका वजाहती बयान जारी कर दिया था।
लेकिन डेफिनेटली वो उस वजाहती बयान को किसी ने पढ़ा नहीं है। तो ये कैटेगोरिकली जो है वो ये वज़ीर आज़म साहब ने ये बात कही है, एहसन इकबाल साहब के सामने कही है और सब ने इस पर मुत्तफिक हुए हैं सारे लोग कि ये कहीं फैसला नहीं हुआ है कि पिछली मरदमशुमारी पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराए जाएंगे। ये बात सर खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान मौजूद है, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान मौजूद है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, फिर इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी भी कह रहे हैं कि पुरानी मरदमशुमारी पर ही इंतखाबात होंगे। तो वो बयानात उनके मौजूद है कि पुरानी पे ही होंगे। तो आपको नई वाली जो बात प्राइम मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं, वहाँ से कुछ और बयान आ रहे हैं। मैंने सिर्फ हमारी नज़रों से तो एहसन इकबाल साहब का और राना सनाउल्लाह साहब का बयान गुजरा है। दोनों बयानात का जिक्र हमने वज़ीर आज़म साहब के सामने किया और वज़ीर आज़म साहब ने जो बात कही है वो मैं आपको आपके कैमरे के सामने छुप कर नहीं बल्कि आपके कैमरे के सामने ये बयान कर रहा हूँ। मैं तो वज़ीर आज़म साहब की बात को ही हतमी बात समझता हूँ। अच्छा सर, सिर्फ आपकी जमात नहीं है बल्कि BNP भी एतराज़ कर रही है, वो भी कह रही है कि बलूचिस्तान में सीटें बढ़ रही हैं अगर नई मरदमशुमारी को नोटिफाई करके हल्का बंदियाँ की जाती हैं। तो आप अपनी पार्टी की मुझे पोजीशन बताएं सर, फिर अगर नहीं आपका मुतालबा माना जाता तो क्या आप इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, जिस तरह से आपने एक और मामले के ऊपर कराची के बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया था? नहीं, बल्दियाती इंतखाबात पे जो है वो सेंसस के ऊपर बॉयकॉट नहीं किया। बल्दियाती इंतखाबात पे जो है वो तकरीबन 70 यूनियन काउंसिल्स कम कर दी गई थी और जो कि डिलिमिटेशन में कम कर दी गई थी और 53 वो मान गए थे और लेटर जारी कर दिया था। और उस लेटर जारी करने के बाद 53 को मानने के बाद अगर हम इलेक्शन लड़ते तो फिर वो 53 यूनियन काउंसिल्स कभी ऐड नहीं हो पाती। हमारे इलेक्शन नहीं लड़ने की वजह से 6% वोट पड़ा है और 53 यूनियन काउंसिल्स बाद में इसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऐड करके नोटिफिकेशन जारी किया है। ये कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह हो, मैं आपको कैटेगोरिकली कहना चाहता हूं कि MQM पाकिस्तान हर हाल में इस जनरल इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, लेगी और हर हाल में हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन ये हमारा आईनी और जमहूरी और कानूनी हक है कि हम सही बात करें और सही बात मनवाएं और हम समझते हैं कि हम इस सही बात को मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए, ये मामला तो हो गया इंतखाबात का। जरा कराची की सिंध के हवाले से बताएं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए आप लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं आजकल वहाँ पे अपना बनाने के लिए। तो 20 अरकान के साइन हैं आपकी लीडर ऑफ द अपोजिशन के उम्मीदवार के पास, जबकि 35 पे तहरीक इंसाफ का लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो कैसे करेंगे आप 35 वोट पूरे? क्या JDA भी आपके साथ ऑन बोर्ड आ चुकी है या आ रही है? देखें, हम सियासी लोग हैं और हमने कभी भी गुफ्तगू-चुनीद का रास्ता बंद नहीं किया और यही वजह कि आज भी हमारी गुफ्तगू चल रही है और मीटिंग्स चल रही हैं और हम इंशाअल्लाह ताला 1 से 2 दिनों में तमाम ये मामला तय हो जाएंगे और आप देखेंगे कि MQM का अपोजिशन लीडर आ जाएगा। वैसे मुस्तफा कमाल साहब, अब तो 21 दिन रह गए असेंबली टूटने में, तहरील होने में। तो ये बता दें कि मुद्दत ही इतनी रहेगी, इतनी मुद्दत के लिए आप लीडर की पोजीशन ला क्यों रहे हैं? इसका आपको फ़ायदा क्या है? कहीं आप भी राजा रियाज तो कोई फराम नहीं करने जा रहे मुराद अली शाह साहब को? देखिए, नहीं, राजा रियाज साहब एक आदमी का नाम है और हम पूरी पार्टी हैं। चूँकि यहाँ पर जो है वो पूरी PTI गायब हो गई है, नज़र ही नहीं आ रही और वो इधर उधर हो गए हैं, दूसरी पार्टियों में चले गए। तो इस वक्त जो है वो अपोजिशन, उसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी MQM है। तो वेरी सिंपल, सबसे बड़ी पार्टी MQM है तो उसी के पास अपोजिशन लीडरशिप आनी है ना, और किसके पास जाएगी? अच्छा सर, ये बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म के बारे में आजकल कंसल्टेशन जो है वो चल रही है और इस्लामाबाद में कुछ इस तरह की खबरें भी चल रही हैं कि शायद अगला निगरान वज़ीर आज़म जो है वो उर्दू स्पीकिंग भी हो सकता है। तो आपके इल्म में क्या ऐसा कोई आ रहा है, कोई उर्दू स्पीकिंग निगरान वज़ीर आज़म? नहीं, हम जो इस वाली बात पे बात नहीं करते कि उर्दू स्पीकिंग हो या कोई सिंधी स्पीकिंग या पंजाबी स्पीकिंग। अच्छा इंसान होना चाहिए और क्रेडिबल इंसान होना चाहिए और इस हवाले से तो ज़रूर गुफ्तगू-चुनीद और बातचीत चल रही है। इस बेसिस पे बात नहीं चल रही कि जो किस ज़ुबान का होना चाहिए। हम ये वाली बात, मेरी मुराद भी ये नहीं है कि किस बेसिस पे वो होना चाहिए। मेरी मुराद तो ये इशारतन में कह रहा था उर्दू स्पीकिंग का, जो कि कुछ खबरें चल रही हैं कि कमरान टिसोरी साहब भी इस दौड़ में शामिल हैं भरपूर तरीके से। क्या आप कंफर्म करते हैं कि वो भी हैं, उनका नाम भी चल रहा है, वो भी इस दौड़ में हैं निगरान वज़ीर आज़म की? जी, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट एक्चुअली। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के एक और बड़े मसले की। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है और एक नए तरीके से सर उठा रही है। पाकिस्तान कैसे निपटेगा इस चैलेंज से बात करेंगे जाहिद हुसैन साहब से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान के जो इलाके हैं बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में और
बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है और पिछले 48 घंटों के दौरान सिर्फ केपी के अंदर दहशतगर्दी के 4 वाक़यात हो चुके हैं, जबकि पिछले 6 माह के दौरान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में 379 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार और माहिर दफ़ाई अमूर हुसैन साहब ने। जैद हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताइएगा कि जो दहशतगर्दी के रिसेंट वाक़यात पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सर इसके क्या मुहर्रिकात आप देखते हैं? देखिए 2-3 वजूहात हैं इसके। यकीनी तौर पे अभी देखें कि चंद साल खामोश रहने के बाद जो है फिर से जो लहर आई है और काफ़ी शिद्दत के साथ आई है। खैबर पख्तूनख्वा ज़्यादा उस पर निशाना रहा है और अब जो है ये इसलिए भी ख़तरनाक सूरत हो गई है कि वो बलूचिस्तान के इलाकों तक फैल गई, जो कि पहले TTP के कभी भी असर नफूज में नहीं थे। उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह यही है कि तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में कायम होना, उसका एक लाजमी नतीजा ये था कि वो तमाम TTP के जो फाइटर्स थे या उनके रहनुमा थे जो कि इस मुल्क से फरार हो गए थे आर्मी ऑफ के नतीजे 2016 में, तो वो सब के सब फिर मुतहरिक हो गए। और उसमें मुतहरिक उनको पहले भी जो है एक हद तक सपोर्ट हासिल रही थी अफगान तालिबान को, क्योंकि वो वहाँ पे मुकीम जो थे काफ़ी बड़ी तादाद में, तकरीबन 4000 फाइटर TTP के अफगानिस्तान में काफ़ी अरसों से वहाँ रह रहे थे। और यकीनी तौर पे जब वह वहाँ पे थे तो उनको अफगान तालिबान के साथ उनका ताल्लुक भी रहा था। वो अफगान तालिबान के साथ अमेरिका के खिलाफ जद्दोजहद में भी शरीक रहे थे। तो जैसी ही इनकी हुकूमत कायम होती है तो वहाँ से फिर उनको एक हद तक जो इम्पीटस मिला कि जो है वो दोबारा उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की। लेकिन कार्रवाई शुरू होने के बाद जो है या उस पर पाकिस्तान ने काफ़ी जोर दिया अफगान तालिबान पे कि वो उनको रोकें, लेकिन वो हो नहीं सका। और उन्होंने उल्टा पाकिस्तान के ऊपर कहा कि आप जो है इसको सेटल करें। लेकिन हमारी भी एक बहुत बड़ी गलती थी। हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि तकरीबन सवा साल पहले हमने अफगान तालिबान हुकूमत के कहने पे इनके साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात में एक लिहाज से एक तरफा तौर पे हमने पीस डील कर ली। जब भी बातचीत होती है किसी इंसर्जन के तो आमतौर पे रियासत जब बात कर रही होती है, एग्जैक्टली रियासत असर्ट करती है, लेकिन हमने यहाँ माने उनके मुताबिक वो हथियार डालेंगे और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलेंगे तो उसके बाद बातचीत हो सकती है। लेकिन ये हाँ तो उल्टा हुआ, जब तालिबान TTP से बातचीत शुरू हुई तो हमने बजाय इसके कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी शराइत पर अमल दरामद करता, उन्होंने जो है तालिबान की जो TTP की शराइत थी उस पे मुज़ाकरात शुरू हुए, जो कि 3-4 उनके पॉइंट थे। उसमें एक ये था कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं जो फॉर्मर ट्राइबल एरिया से वहाँ से वापस जाएं और इनको फिर आने की इजाज़त और रीसेटलमेंट की इजाज़त हो, इनको हथियार रखने की इजाज़त हो, और उसके साथ साथ फिर वो जो उनकी जो परसेप्शन है इस्लामी निज़ाम का वहाँ पर आयद किया, जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तानी हुकूमत इनको उस इलाकों को TTP के हवाले कर दे, जो कि मेरे ख्याल कोई भी रियासत इस चीज़ को नहीं मानती। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती हुई थी कि जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो हमने बहुत सारे इनके जो एक लिहाज से जो मिलिटेंट लीडर्स जो हमारे पाकिस्तान में कैद थे उनको रहा किया, जिसमें एक मुस्लिम खान भी थे जो कि सवात के जो TTP के सरबराह भी थे और उन पर गिरदी के बहुत सारे केसेस थे, उनको रहा किया गया। उसके अलावा जो है तकरीबन 4000 या 3000 या 2-3 जो है फाइटर्स वो यहाँ पे वापस आ गए और उनको ना रोका गया ना ही उनसे हथियार लिया गया। तो उन्होंने आने के साथ जो है अपने आप को दोबारा रिवाइव किया, अपनी तंजीम को रिवाइव किया, और जो आज हालत हम देख रहे हैं उसका नतीजा यही है कि ये जब आने के बाद उन्होंने अपनी फिर से वही कार्रवाइयाँ शुरू की। और उनको एक दफ़ा और फ़ायदा ये है इस दफ़ा कि जब दोनों तरफ जब उनके लिए आसानी होती है कि दूसरी तरफ बॉर्डर के दूसरी तरफ भी जाके वो रह जाते हैं, और उनके रहनुमा अभी तक बहुत बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान से जो है तमाम जो यहाँ पे इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं उसकी रहनुमाई करते हैं। तो पाकिस्तान तो एक लिहाज से दोनों तरफ से हुआ है कि एक तरफ तो तालिबान की हुकूमत के नतीजे में उनको सेफ हेवन मिला हुआ है TTP को, और दूसरी जो हुई थी कि बहुत सारे फाइटर अपने हथियार समेत यहाँ वापस आए और फिर अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। ज़ैद हुसैन साहब, हमने इससे पहले भी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक बड़ी कामयाब जंग हमने लड़ी। हमने कुछ दहशतगर्दों को यहीं पे मार दिया गया, कुछ को यहाँ से
मार के अफगानिस्तान की तरफ भागने पर मजबूर किया गया, फिर बॉर्डर फेंसिंग हुई और कले बना दिए गए पाक फौज के बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर। लेकिन सर अब ये बताएं कि दोबारा से हमें वो सारी एक्सरसाइज रिपीट करनी पड़ेगी, एक और जंग लड़नी पड़ेगी दहशतगर्दी के खिलाफ? बिलखुसूस हमें अफगानिस्तान के बारे में बताएं कि क्या वहाँ जाकर हमें अटैक करने पड़ेंगे, टारगेटेड अटैक्स? जो TTP की वहाँ पर लीडरशिप बैठी हुई, चूँकि दोहा माहिदे को भी तालिबान खातिर में नहीं ला रहे। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि ये पाकिस्तान के लिए एक अजीब तशवीशनाक सूरत है। लेकिन एक तो सबसे ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमने एक कामयाब जंग लड़ी थी। हमने जो है, जैसे एक ज़माने में आपको याद होगा कि 2007 से लेकर 2016 तक वो इलाके ख़ासतौर पे जो कि पहले ट्राइबल एरिया थे, फाटा कहलाते थे जम होने से पहले, तो वहाँ पे एक हद तक उनका कब्जा हो चुका था। लेकिन हमारे जो है फौजी कार्रवाई के नतीजे में जो है उनको वहाँ से धकेला गया, वहाँ से हटाया गया, उनकी ताकत काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई थी। लेकिन वही है कि अगर हमने उनको वापस लेके आ गए हैं तो ये एक तो इसको किस तरह हल करेंगे, दो तरीके से हैं। एक तो ये था कि लाजमी तौर पे जो लोग वापस आ गए हैं उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, और कर भी रहे हैं हम। लेकिन एक और भी उनके लिए जो इस वक्त हमारे लिए तशवीश की बात है वो ये है कि ये TTP के जो लोग आए हैं, फाइटर है, इस वक्त उनके पास बेहतर हथियार मौजूद है। वो हथियार जो कि अमेरिकन फोर्सेज जो है छोड़ गई थी अफगानिस्तान में, वो उनको आसानी के साथ दस्तयाब है, जिसकी वजह से उनकी कार्रवाई जो होती है वो ज़्यादा एक लिहाज से जो है शिद्दत होती है उसमें, और वो कामयाब भी होते हैं। लेकिन देखें, ये अब वो सूरत हाल नहीं है जो जैसे जब मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था उस वक्त उनके इन इलाकों पे उनका एक लिहाज से कब्जा कह रहे हैं या उनका इन्फ्लुएंस था, तो उस वक्त तो कार्रवाई एक हद तक करनी थी। लेकिन अभी वो सूरत हाल नहीं है। इसमें फौजी कार्रवाई की जरूरत इस लिहाज से नहीं है कि आप जाके वो किसी इलाके पे उनका कब्जा है और उसको छुड़वाना है, लेकिन ये इसकी कार्रवाई जो है दूसरी तरीके से होगी, जैसे दहशत गर्दों के खिलाफ होती है। एक इंटेलिजेंस बेस जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और इनके जो है ग्रुप्स जो इनके जो इस किस्म के सेल्स बने हुए हैं उसको ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी शिद्दत, इसमें काफ़ी आपको वक्त लगेगा, और तो जाके आप ये कर सकते हैं। तो इसमें फौजी कार्रवाई इसमें नहीं लगती है, बल्कि आपको अपने इंटेलिजेंस के नेटवर्क को मजबूत करना होगा, और उसके जरिए फिर आपको दहशतगर्दी का बढ़ना तो एक परेशान कुन सूरत हाल है हमारे मुल्क के लिए। लेकिन सर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि मुहर्रम पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, और ऐसे टाइम पे ये तेज़ी आई है इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कि जब हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ, तो इस तनाजुर में ये ख़तरात ज़्यादा बढ़ नहीं जाते और पाकिस्तान की मुश्किलात को बढ़ा नहीं रहे? देखिए, ये हमेशा होता है कि जब एक सियासी गैर जो इस्तेकाम ख़त्म होता है किसी मुल्क में, तो इनको एक स्पेस मिलती है इस किस्म की टेररिस्ट और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को। और यकीनी बात यह कि जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के या बलूचिस्तान में, तो स्टेट अथॉरिटी काफ़ी वीक है। और इस वक्त तमाम आपको यानी जो इस वक्त सियासी तौर पर एक मुहाज़राई की फ़िज़ा जो है, उसकी वजह से जो है आपकी तवज्जो पूरी तरह उस पर नहीं जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन एक और जो पहले बात आई थी कि क्या हम अफगानिस्तान के अंदर जाके कार्रवाई कर सकते हैं, देखिए ये एक हल तो एक ऑप्शन तो हो सकता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है। हमने 1-2 दफ़ा पहले कार्रवाई भी की है वहाँ पे, लेकिन उसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं निकले। तो वो जो है फिर उसके लिए एक रिस्क भी है। अगर वहाँ पे जाके हम कार्रवाई करते हैं, ये ज़रूर हो सकता है कि कोवर्ट ऑपरेशन तो हो सकता है कि किसी तरह से जो है उनके अंदर जो इंटेलिजेंस के लोग जाके फिर उनको मारा जाता है, लेकिन ये कुछ होता भी रहा है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान कोई फौजी कार्रवाई करे अफगानिस्तान के इलाके में, उसके अपने बहुत ही खतरनाक। बहुत शुक्रिया ज़ैद ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की ज़ैद हुसैन साहब की, जिनका कहना है कि कार्रवाई मुश्किल है अफगानिस्तान के अंदर जाके, लेकिन हमें अफगानिस्तान की हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाना होगा, और जो दीगर पड़ोसी ममालिक हैं उन्हें भी एतमाद में ले कर ये प्रेशर हमें बढ़ाना होगा। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं उसके लिए एक ऑपरेशन की ज़रूरत तो नहीं है, फुल फ्लेज ऑपरेशन की, सिर्फ IBOs और कॉमिंग ऑपरेशन जो है उनके ज़रिए ही इस ताज़ा जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इन्हें कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। इस नेटवर्क को तोड़ा जा सकता है, तबाह किया जा सकता है। आज की शो में इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।